डियर एवरीवन, अभी सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम की तैयारी के लिए क्लास करेंगे। तो क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए जो पहला आपका जो सिलेबस है टर्म 2 का, आप लोग सभी को पता है 30% रिड्यूस सिलेबस पे ही प्रिपरेशन करना है आप लोगों को। तो 30% रिड्यूस सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 का, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सिलेबस बचा हुआ है आपके पढ़ने के लिए टर्म 2 के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप एक बारी देख लें अपना, इसी सिलेबस को हम लोग यहाँ कवर करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा कि पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में आप पढ़ लेंगे और आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस के बाहर आएगा नहीं, सिलेबस से ही आएगा। तो सिलेबस पूरा कवर कर लीजिए तो क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारा सिलेबस मैंने लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए। आप एक बारी एक सरसरी निगाह से देख लें। ठीक है, और इसे ही हम लोग आगे डील करने वाले हैं, तो एक एक करके वो सारा सामने आते चला जाएगा। तो इससे पहले मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पूरा प्रिपरेशन करवाया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का, आप देख लें उसे, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चों, क्योंकि बहुत कम समय मिला है आपके टर्म 2 के लिए। टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय मिला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए बहुत थोड़ा सा आपके मतलब मेहनत थोड़ा ज़्यादा जाएगी। इसलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ सिलेबस के हिसाब से पढ़िए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है ये जान लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसा केमिस्ट्री जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। बस ध्यान रखना है क्या कि केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम लोग कहते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, मतलब इस जिस केमिस्ट्री के अंदर आप ये पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, एंड दस यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज आप करते हैं किस रिएक्शन के लिए, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, जो कि खुद से खुद नहीं होते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, उस रिएक्शन को करवाने के लिए आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, समझ गए आप? तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब आप समझ गए कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और उस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए किया, जो कि खुद से नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं। एज यू नो, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिडक्शन का RE लिया जाता है, RED, और ऑक्सीडेशन का OX हो जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय वन सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस के द्वारा लॉस किया जाए इलेक्ट्रॉन का, एंड गेन्ड बाय अनदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी एक सब्सटेंस क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ले ले, तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और आपको ये जानकारी दे दूं कि जो भी रिएक्शंस होते हैं अपने आप में वो रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ही होते हैं। ये क्लास 11th में आपने पढ़ना है। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का पहचान क्या हुआ, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होगा जो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, दूसरा होगा जो गेन करेगा। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है मैंने, देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज द रीजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यानी एक लॉस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे Zn है सॉलिड, ये S सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, Cu2+, ये एक AQ है aqueous, है ना, लिक्विड, और यहाँ पे बन गया क्या, Cu और Zn2+। तो देखिए यहाँ इसने क्या किया, ये जो है आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है ना, Zn2+ हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, और ये Cu2+ था और ये हो गया Cu, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने लॉस किया, इसने गेन किया। तो देखिए Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तब Cu बना, यानी ये इसने गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बस ध्यान रखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया रिडक्शन, और उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो ऑक्सीडेशन, जिसमें गेन होगा यानी लेगा वो रिडक्शन। क्लियर, चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो आपने जो अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल
रिएक्शंस होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये प्रोसेस जिस सेल में होता है, जिस एपरेटस में होता है, उस एपरेटस का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक उपकरण होता है। इट इज़ अ डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी वो पूरा एक डिवाइस, एक ऐसा जगह, एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा बर्तन जिसमें वो केमिकल रिएक्शन होगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट apparatus called या दैट डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही आपको डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ये सब चीज़ पढ़ना है। तो वो सब उतना सिलेबस में रहा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे आप बच्चों तो पूरे चैप्टर को समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सारी बातें आपको आनी चाहिए, तब आपको चैप्टर समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक रफली फिगर बनाया है, ठीक है, ताकि आप बहुत सारी बातें समझ जाएं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। तो ये जो सेटअप देख रहे हैं ना आप, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया कि दो एपरेटस, ये बीकर मान लीजिए, है ना, 2 बीकर है, अलग अलग लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है। ठीक है, जिंक रॉड है, ये कॉपर रॉड है। ठीक है, तो ये, और ये देखिए ZnSO4 सॉल्यूशन है, यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन है। ये जो यूट्यूब नहीं ये जो ये वाला यूट्यूब नहीं, ये जो यू शेप का ट्यूब देख रहे हैं आप, उसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये जो यू शेप्ड ट्यूब है उसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इस पार्ट को क्या कहेंगे, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसे एनोड कहते हैं। बस इसे अपनी कॉपी पे भी बना ले बच्चों, और एक बारी सरसरी निगाह से देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे Zn से Zn2+ हो रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड पर। ठीक है, यही जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है ना, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बन गया, तो यहाँ हो गया, ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और रिडक्शन हो गया आपका, तो ये होता है किस पे है, कैथोड पे होता है। ठीक है, क्लियर, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिया जाता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन जो होता है CuSO4 हो, ZnSO4 हो, जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन लिया जाता है उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो आपका आयोनिक कंपाउंड लिया जाता है या जो सॉल्यूशन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और ये जो डिप किया रहता है मेटल रॉड, किसी भी मेटल का हो, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे जिंक है, तो इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। मेटल रॉड्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। चाहे ये हो या ये जिंक भी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड ही कहलाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये कुछ बातें थी जो कि टर्म्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जुड़ी हुई, तो वो आपको पता होनी चाहिए। और यही यहाँ पे वोल्टामीटर से जुड़ा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इधर आता है, तो इसमें जो आपका डेविएशन आता है तो पता चलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, देखिए एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किया है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करेगा, इस तरह, उल्टा। ठीक है, बस ये आपको, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए, चैप्टर का पूरा कमांड आपके दिमाग में होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन होगा, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करता है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन अ गिवन स्टेट, यानी दिए गए कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये कैसे याद कर लेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है,
जब इसी में आप सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म को जो यूज़ किया जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर, जैसे इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड है, उसे यूनिटी ले लेते हैं, तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन पे। जो मैंने आपको कहा कि दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, गिवन स्टेट का मतलब हो जाता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी किस पे है? टेम्परेचर पे एंड कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कोई दिक्कत याद करने में? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ और सेल पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए बहुत आसानी से ये समझ में आपके आ जाएगा। यहाँ पे है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द इलेक्ट्रोड्स इन डिफरेंट हाफ सेल हैव डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलिए। एज द रिजल्ट ऑफ दिस different flow of electrons is seen from the electrode with higher tendency to lose electrons to other electrode. This difference in electrode potential of electrodes is called electromotive force और सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल। कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि दो तरह का इलेक्ट्रोड है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, दूसरा रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। तो देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, जबकि ईएमएफ जो होता है या सेल पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। बात आ गई समझ में? इसका अलग से एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका अलग से एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा है, सिर्फ समझने का है आपको, कि सिर्फ समझ जाएं आप कि दिस डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड जो अलग अलग है दोनों, उनके पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ सेल कहते हैं। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट कैसे करेंगे? ई सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल क्या हो जाएगा? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी कि कैथोड माइनस एनोड। जो कहा मैंने वही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड का डिफरेंस जो हो जाएगा वही ईएमएफ ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने दिया, मान लीजिए ये सेल रिएक्शन है आपका, तो कैथोड क्या होता है? बारी बारी मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि कैथोड यानी कि वहाँ पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और उसका मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इसी चीज़ को फिर आप कैसे यहाँ लिखेंगे? ई सेल इक्वल्स टू, तो पहले कैथोड वाला पार्ट लिखेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो यही होता है ईएमएफ ऑफ सेल। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये चीज़ तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ मेंशन किया है ताकि आपका नॉलेज सही जगह पे लगे। ठीक है, तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे मान लीजिए गैल्वानिक सेल यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये सेल रिएक्शन है बच्चों। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो सकता है, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आपने लिख लिया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लिया। तो देखिए, इसमें होता क्या है, जब आप सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें करता क्या है कि एनोड वाला पार्ट पहले लिखना होता है। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ये लिख दिया। ये पैरेलल लाइन खींचा जिसे सॉल्ट ब्रिज से रिप्रेजेंट हो गया। ये पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्ट ब्रिज को। उसके बाद फिर CuSO4 लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट लिखा कैथोड वाले सेल का। ठीक है, उसके बाद लास्ट में Cu इलेक्ट्रोड लिख दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उतना आपको फिगर बनाने का नीड नहीं है, समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है, ये से सेल को डिफरेंस किया गया है, और ये पैरेलल लाइन हमारा क्या है? सॉल्ट ब्रिज है। क्लियर? समझ में आ गई बात? उसी तरीके से
यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब उसको आयनिक फॉर्म में आप ले लें, Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu, इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म को भी दिखाया जा सकता है। मतलब ये तीनों तरीके से अगर लिखेंगे आप तो सभी राइट है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया कि Zn2 प्लस कर दिया, ये 1m कॉन्सेंट्रेशन दिखा दिया, 1 मोलारिटी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन भी शो किया जा सकता है साथ में। ठीक है, तो ये भी तरीका है। तो ये तीनों तरीके हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। ये देखते ही समझ जाएगा बंदा कि किस तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ओके, तो चलिए अब आते हैं हम लोग नर्नेस्ट इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डेराइव नहीं करना है आपने, सिर्फ याद कर लेना है इसको। डेरिवेशन आपको अगले हायर क्लासेस में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सारा खेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ही है बच्चों, और आई होप कि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप समझ रहे होंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या करता है, नर्स्ट इक्वेशन क्या करता है कि आपका रिलेशन देता है किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई, और टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि नर्स्ट इक्वेशन यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर देखिएगा आप, जब भी किसी तरह का डेरिवेशन आता है, कुछ भी बातें होती हैं, तो रिडक्शन हाफ को लिया जाता है। उसका रीजन क्या है वो बाद में बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि फॉर दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिटेन एज रिडक्शन रिएक्शन, यानी रिडक्शन वाला जो पार्ट होता है ना, उसी को इंक्लूड करते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया कि मान लीजिए कोई मेटल आयन है Mn प्लस aqueous, तो उसने n इलेक्ट्रॉन लिया और वो मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज योर रिडक्शन रिएक्शन। यही यहाँ पे लिखा गया कि जनरली रिडक्शन रिएक्शन को ही मेंशन किया जाता है। क्लियर, नाउ ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग। ठीक है, अब देखिए, अब आपको कुछ अभी देखिए पहले समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने ये दिखाया है, यहाँ से एरो करके, वेयर ई सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयंस एंड टेम्परेचर T। ठीक है, बात आई समझ में। ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर गिवन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस आयन एंड टेम्परेचर T है। ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और R जो है गैस कांस्टेंट है, T जो है टेम्परेचर इन केल्विन है, और F है 1 फराडे, मतलब 1 फराडे कहें या फराडे है ना। F इक्वल्स टू क्या है हमारा, फराडे है, और N बराबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हो रहा है वो है N। ठीक है, ये आप समझ गए क्या क्या है आपके डेरी यहाँ पे जो लिखा गया था उसके बारे में बताया कि ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब आइए क्या है हमारा, व्हेन T इक्वल टू 298 केल्विन, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं हम लोग अब, F इक्वल टू 96500, यानी ये 1 फराडे इक्वल्स टू इतना होता है, 1 फराडे इक्वल्स टू 96500। आगे पढ़ना है आपने कूलाम पर मोल। उसके बाद फिर देखिए R इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड, जैसे सॉलिड जो M है प्योर फॉर्म में इसको माना जाएगा कि सॉलिड जो है प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो जब कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो यूनिट के बराबर हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन M इक्वल्स टू 1 हो गया। तो जब सारे वैल्यूज़ ये जो आपने लिखे हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपके लिए, ठीक है, तो इसे क्या करोगे कि इसमें पुट अप करोगे तो सारा जब सॉल्व करने के बाद आपको यही निकल कर सामने आएगा। ठीक है, तो बस इसको ध्यान में बना लेना है बच्चों, 2-4 बारी लिखोगे ना तो ध्यान में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, 1-2 बारी लिख लो, खाली ये सब वैल्यूज़ याद कर लो कि ये सारा तो फिक्स है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये फिक्स है तो इसको याद कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है, पुटिंग दिस वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन वी गेट दिस। बात आ रही समझ आपको कैसे करना होगा, ये तो मैंने यहाँ पढ़ाया है सिर्फ, जैसे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसे नंबर क्या करेंगे, इसको नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसको लिखेंगे
व्हेन ये तो लिखेंगे कि पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट दिस, ऐसे लिखेंगे एग्जाम जब क्वेश्चन आएगा इसका तब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नर्स्ट इक्वेशन आपने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मेहनत भी नहीं है आपको, बस 2 लाइन ऊपर लिखना है, बाकी ये सारा देखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, यानी ये नर्स्ट इक्वेशन जो अभी आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन है कि इसके यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे उसका थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिससे आप इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बात कह रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट मीन्स कि आपका जो एपरेटस है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेगा। तो इक्विलिब्रियम को जब एग्जिस्ट करेगा मीन्स कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा आपका, दोनों ही इलेक्ट्रोड का अलग अलग, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, ईएमएफ ऑफ द सेल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ई कैथोड माइनस ई एनोड को कहते हैं ई सेल। तो कैथोड और एनोड का जब इक्वल हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और वही इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन आता है तो उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाता है। तो उसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो आपका बताया था सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं, यू शेप्ड ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, उसी जो बातें मैं बोल रही हूँ वही इसमें लिखा है बच्चों, तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके लिए पूरा काम आपका हो जाएगा। द ईएमएफ ऑफ सेल मे बी यूज टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for the cell reaction at equilibrium. The electrode potential of 2 electrodes becomes equal so that EMF of the cell is 0. दोनों इलेक्ट्रोड का इक्वल हो गया तो EMF क्या हो जाएगा, सेल का 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक सेल रिएक्शन लिखा है, इसे नंबर फर्स्ट मैंने मान लिया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बार बार एक ही रिएक्शन इसलिए लिख रही हूँ ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो जाए टर्म 2 एग्जाम के लिए, जिसके लिए बहुत परेशान है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिंक का लिया है, जिंक और कॉपर, यही पॉपुलर भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। देखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक +2 and Cu2+ aqueous are equilibrium concentration and the equilibrium constant Kc is, देखिए Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, Zn2+, मतलब ये जो होता है ये प्रोडक्ट का पार्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डेफिनेशन में। जो आप पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स, मैंने बताया है, पढ़ाया है आपको, उसमें देखेंगे आप केसी बराबर इतना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चीज़ आप देख रहे हैं, जिंक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक चूँकि सॉलिड है, प्योर सॉलिड है, तो इसलिए ये 1 हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर प्योर है, इसलिए इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 के बराबर हो गया, इसलिए यहाँ पे वो दोनों नहीं शो किया गया। ठीक है, तो डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, जैसे केसी बराबर आप लिखते ऐसे, ये देखिए जिंक 2+ और Cu है ना, प्रोडक्ट में ये भी इन्वॉल्व है, और रिएक्टेंट में Zn है इन्वॉल्व और Cu2+ इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे जो देखा हमने कि ये और ये तो रह गया, ये चूँकि यूनिट है इसका कॉन्सेंट्रेशन, प्योर का होता है यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, तो इसलिए क्या हो गया, ये टर्म नहीं लिखा गया, डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है, तो समझ गए आप कैसे हुआ, है ना। उसके बाद देखिए, द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन, तो क्या हो जाता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ये नर्स्ट इक्वेशन है जो आपने पीछे पढ़ा, लिख दिया। एट इक्विलिब्रियम क्या कहा कि ई सेल यानी ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो रहा था, 0 के बराबर हो जा रहा था। तो इक्वेशन सेकंड, ये जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन माना है इसे, इक्वेशन सेकंड बिकम्स ई नॉट सेल इक्वल्स टू, देखिए ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये दिख रहा है ना आपको, ये 0 हो गया, तो ये इक्वल्स टू इतना, हाँ केसी। तो ये जो केसी है ये क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो वैल्यू सारा पुट किया, आप ये 2 समझ रहे हैं क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, तो यही 2 है ये। ठीक है, तो 2F, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सारे चीज़ का वैल्यू रख दिया, N तो 2 रख सकते हैं, या फिर जो डायरेक्ट एक निकल के आएगा N, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वही है यहाँ। तो सारा वैल्यू पुट किया, तो लॉग केसी एट 298 केल्विन है ये। ठीक है, 298 केल्विन, तो ये जो आपका आया, तो इससे आप क्या कर सकते, केसी का वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो देखिए, दस नोइंग द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो कि लिखा है मैंने। देखिए, थ्योरी पर पढ़ा रही हूँ, लेकिन क्या है, कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, तो फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, उसको भी जानना जरूरी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है, ई नॉट सेल इक्वल टू इतना दे दिया है, और आपको क्या करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। जैसे ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा, बस जो रिलेशन अभी आपने पढ़ा जस्ट राइट नाउ, उसे ही लिखना है यहाँ पे। फॉर गिवन रिएक्शन n इक्वल टू 2 है, क्योंकि दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन हो रहा है, तो बस ई नॉट दिया हुआ है, वैल्यू पुट किया और बना लिया। यहाँ पे हो गया Kc बराबर एंटी लॉग 12.1827। इसको कैलकुलेट करोगे आप तो इतना आएगा। अगर आप लोग को लॉग और एंटी लॉग में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों, ऐसा बता दूंगी आप लोगों को, एंटी लॉग और लॉग देखना कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर हो सकता है कि वैल्यू दिया भी रहे, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से क्वेश्चंस करना है। मैंने ये सिर्फ ये दिखाया आपको कि जो आप पढ़ते हैं उसका यूटिलाइज कैसे कहाँ पे करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल ईएमएफ, ठीक है। तो इसमें बस ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास्ड, ठीक है। टोटल चार्ज जो पास होता है उससे को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से, तो वही इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो जाता है। टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क डन फ्रॉम अ गैल्वानिक सेल में मैक्सिमम वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज हैज टू बी पास्ड रिवर्सिबली, द रिवर्सेबल वर्क डन बाय अ गैल्वानिक सेल इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स गिब्स एनर्जी। देयरफॉर डेल्टा जी, यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है। मैक्सिमम वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये आप जान रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और NF जो है हमारा वो क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड है, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, ठीक है। यही कहा गया कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पास करते हैं, है ना, टोटल चार्ज पास। तो ये जो हो गया टोटल चार्ज पास, क्यों हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फराडे को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही चार्ज पास होता है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकलता है, और ये इक्वल्स टू होता है गिब्स फ्री एनर्जी। बस आपको यही याद कर लेना है बच्चों, ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है फिलहाल। +2 मतलब सॉरी 12th के एग्ज़ाम देने के लिए आपको ज़्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है, बस इस रिलेशन को याद कर लीजिए कि गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। यहाँ पे N क्या है, F क्या है, ई नॉट सेल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये मैक्सिमम वर्क डन निकल गया, ये क्या हो गया, मैक्सिमम वर्क डन। और रिलेशन भी हो गया किसमें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है सेल पोटेंशियल, यानी ईएमएफ ऑफ द सेल पोटेंशियल, और गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए, वर्क डन कब होगा, जब पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा तभी तो आपका वर्क डन होगा, जो आपको पीछे बताया। तो ये जो हमारा है ये क्या है, सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल का है, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अगर ई नॉट सेल इज पॉजिटिव है तो ये अगर पॉजिटिव है, इसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये पॉजिटिव रहेगा तो ये निगेटिव रहेगा, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव, यानी सेल विल वर्क, यानी सेल काम करेगा। अगर डेल्टा जी निगेटिव है, गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव है, तो समझिएगा कि काम कर रहा है, वर्क हो रहा है सेल का, ठीक है। और ई नॉट अगर आपका जैसे ईएमएफ ऑफ सेल इज निगेटिव हो जाएगा, जैसे ही ये निगेटिव होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। गिव्स फ्री एनर्जी किस में हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ आपने इसको निगेटिव किया तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो सेल विल नॉट वर्क। यानी किसी सेल का गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव है तो वो वर्क नहीं कर रहा है, डेड हो गया। अगर किसी का गिव्स फ्री एनर्जी निगेटिव है यानी कि वो वर्केबल है, वर्क कर रहा है। एनी डाउट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस पहले आप समझते हैं,
यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रोकना, इलेक्ट्रिसिटी को रोकना, उसको कहते हैं रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कहते हैं कंडक्टेंस। ये आपने समझ लिया। अब जो लिखा है मैंने वो देखिए, एवरी सब्सटेंस ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू अ स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट। सभी सब्सटेंस रेसिस्टेंस करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर इक्वल्स टू वी बाई आई, यानी वी वोल्टेज है और आई करंट है। ठीक है, रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, अब देखिए, तो द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज आर। ये आपको अलग अलग कैसे होता है? आर प्रोपोर्शनल टू एल और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, हो गया। और इन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो ये कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है? आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए हो गया। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो रो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, रो। ठीक है, तो यहाँ पे वेयर रो इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहलाता है। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, द ईज विथ विच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इज नन एज कंडक्टेंस। मतलब जिस आसानी से करंट फ्लो करता है किसी सब्सटेंस से होकर, किसी वस्तु से होकर, तो उसे कंडक्टेंस कहते हैं। कि कोई अगर बहुत आसानी से किसी से होकर करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसका कंडक्टेंस अच्छा है, वो गुड कंडक्टर होता है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। जो अच्छे से कंडक्ट नहीं कर पाता है उसे बैड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इट इज इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस, दैट इज कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का इनवर्स क्या कहलाता है? कंडक्टेंस कहलाता है। तो उसको सी से, कैपिटल सी से शो करते हैं। तो सी इक्वल्स टू 1/r, 1/r। और आर यहाँ आप क्या देख रहे हैं जो है, इन सब को रिवर्स कर दीजिए। तो 1/r का मतलब हो गया कि देखिए ए बाई रो एल, जो ये टर्म जो आप देख रहे हैं इसको बस इन्वर्स कर देना है ना। तो इन्वर्स कैसे हो गया? देखिए, जैसे ही 1/r हुआ, जैसे 1/r हुआ इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/रो हो गया इक्वल्स टू, सॉरी 1/रो इंटू ये ए इन्वर्स हो गया, यानी ए ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया हमारा, है ना। बस समझाने के लिए कर रही हूँ कि आप लोग रटे नहीं, आपके दिमाग में घुस जाए कि हाँ ये कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखिए 1/रो को यहाँ क्या लिखा गया? कप्पा। ये के नहीं है, ये कप्पा है। ठीक है, इसे मतलब के जैसा ही लिखा जाता है, थोड़ा के से डिफरेंट होता है, थोड़ा सा नीचे करके लिखा जाता है इस तरीके से। तो ये क्या हो जाता है? इसे कहते हैं कप्पा। ठीक है, तो कप्पा हो गया। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। मतलब देखिए, रो क्या था? रेसिस्टिविटी था। तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो ये जो कप्पा हुआ वो क्या हो गया? कंडक्टिविटी हो गया। और यहाँ पे इसका यूनिट ये जो आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो गया? पर ओम। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओम था। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम था। तो ओम 1/ओम यानी पर ओम। तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? पर ओम। यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओम। और L/A जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट। L/A जो होगा वो क्या निकलेगा? सेल कांस्टेंट। अगर कहीं L और A दिया है, सेल कांस्टेंट मांगेगा, तो आप L/A को सेल कांस्टेंट मतलब कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। अब देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करना है क्योंकि सिलेबस के अंदर हमारा है। तो द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बस कंडक्टिविटी यानी कप्पा इक्वल्स टू 1/रो कर दिया। इसका यूनिट क्या हो गया? साइमन पर मीटर। देखिए, इसका यूनिट आप याद कर लेंगे, साइमन पर मीटर। पर ओम को साइमन बोलते हैं, पीछे मैंने आपको बताया हुआ है। तो साइमन पर मीटर। अब देखिए, इसमें सिर्फ इतना सा याद रखिए कि इट ऑलवेज डिक्रीजेज, यानी कौन? स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑलवेज डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो, ये डिक्रीज करेगा जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगा। बात आ गई समझ में आपके? अब आइए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी में बहुत मेहनत नहीं है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है
कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सॉल्यूशन हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जितना 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वही मोलर कंडक्टिविटी होगा 1 मोल का, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उस सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट इंटायर सॉल्यूशन इज इन बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स केप्ट 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैव लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया सो एज टू कंटेन द इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसके लिए क्या होता है कि देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर कंडक्टिविटी को, ये बिग डेल्टा है, ठीक है, बिग डेल्टा एम, तो ये कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि कप्पा इंटू वी सी सी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का भी डेफिनेशन होता है क्या, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 लीटर ऑफ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी के लिए यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया VCC में। अब इसका यूज़ क्या है ये समझिए कि इसको इस तरीके से क्यों दिखाया, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये जो मोलारिटी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा VCC पर। यानी अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब हुआ कि आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे, तो डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन अगर डाइल्यूशन घटाएंगे, डाइल्यूशन घटने का मतलब हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन अगर सॉल्यूशन का इंक्रीज करेगा तो उस केस में मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। देखिए इससे बहुत काम हो जाता है बच्चों। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता ही है 1/c, ठीक है, तो ये बस ध्यान में रखिए कि ये रिलेशन है। तो चूंकि ये आपका मोलर कंडक्टिविटी जो है वो प्रोपोर्शनल VCC पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा यानी डाइल्यूशन बढ़ा सॉल्यूशन का, आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते चले जाएंगे, तो वैसे केस में क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी हमारा इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलारिटी ये मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा हमारा, वो डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिख रहा है। यहाँ VCC की जगह 1/c लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना। बस इतना जो बोला है 2 मिनट तक, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैम बोलती हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको कि समझ जाइए, आपको याद नहीं करना पड़े। ये रिलेशन आपने याद कर लिया तो बस हो गया कि वॉल्यूम बढ़ेगा यानी डाइल्यूशन बढ़ेगा तो आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। पढ़ेंगे कोहलार्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो इस लॉ का बस इतना है कि इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो हर एक डिसोसिएशन में कटायन अनायन बनेगा, तो हर एक आयन का अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टूवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस, इंडिविजुअली अलग अलग। ठीक है, तो बस उसे ही मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। और इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे जब निकालते हैं आप मोलर कंडक्टेंस, तो उसमें क्या होता है, जो हर एक का जो आपका जो आयन ब्रेक करता है, जो कटायन अनायन बनता है, उन सब का जो कंडक्टेंस होता है, तो जो कटायन और अनायन का मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअली अलग अलग होता है, उन सब के सम को ही कहते हैं आपका इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। बस उसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है आपको कि एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, याद करने के लिए भी आपको समझाती हूँ इतना कि डिसोसिएशन इज कंप्लीट इज ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट irrespective of nature of other ion with which it is associated. This means that the molar conductance at infinite dilution can be expressed as the sum of contribution from the ions of the electrolyte. ये जो है इन्फाइनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टेंस होता है वो किससे कैसे रिप्रेजेंट होता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस का सम कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इफ़ लेमडा, ये स्मॉल लेमडा है,
कटायन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन है, ये आपका मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन है एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। ये जो नॉट देख रहे हैं लगा हुआ, ये इन्फानाइट डाइल्यूशन के लिए होता है। ये जो आप देख रहे हैं, इससे पहले आपको नॉट कहीं पे दिखा था पीछे कंडक्टेंस में? नहीं, क्योंकि वो पढ़ाया क्या, वो मोलर कंडक्टेंस था। ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। समझ गए? तो चलिए, ये समझ गया। तो ये इन्फानाइट डाइल्यूशन का है, इसलिए सब पे ये जो 0 0 देख रहे हैं लगा हुआ, 0 नहीं है, मतलब डिग्री है, तो इसलिए ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो V प्लस और V माइनस क्या है, आर नंबर्स ऑफ कटायंस एंड अनायंस पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी फॉर्मूला में जो आपका नंबर ऑफ कटायंस अनायंस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल MgCl2 है मान लीजिए, तो इसका मोलर कंडक्टेंस निकालेंगे एट इन्फानाइट डाइल्यूशन। कैसे, तो इसमें क्या हो गया, देखिए Mg एक है, Mg2 प्लस आयन बना तो एक ही है, और Cl2, इसमें क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा, 2 लेमडा प्लस Cl माइनस। तो यही चीज़ है यहाँ पे जो आपको अभी V प्लस और V माइनस के बारे में बोला गया कि ये क्या है, नंबर्स ऑफ कटायंस एंड अनायंस पर फॉर्मूला यूनिट। यानी यूनिट फॉर्मूला में जो कटायंस और अनायंस का नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ मैग्नीशियम एक था तो एक, दो क्लोरीन 2 था। जैसे एल्यूमिनियम वाला है, देखिए Al2SO4 होल थ्राइस, तो Al2 है तो यहाँ पे 2 ये हो गया, और ये 3 है तो 3SO4 2 माइनस हो गया। ठीक है, तो बस यही समझना था कि V ये क्या है, V प्लस हो गया, और ये क्या हमारा V माइनस हो गया। क्लियर? तो देखिए, अब आपने कोलार्स लॉ पढ़ लिया, वही था कोलार्स लॉ जो आपने पढ़ा, बस कुछ नहीं है, मेहनत नहीं है बच्चों, फटाक से आपका हो जाएगा तैयारी। एप्लीकेशन ऑफ कोलार्स लॉ क्या है, तो कोलार्स लॉ जो है यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिसोसिएशन की बात करता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वीक डिसोसिएशन शो करते हैं। तो यहाँ पे कोलार्स लॉ का इस्तेमाल क्या है, देखिए, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी यहाँ पे आपका कोलार्स लॉ का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जबकि कंप्लीट डिसोसिएशन इसका पॉसिबल नहीं होता है। ये सारी बातें आपको पीछे भी चैप्टर्स हैं आपके 11th में भी, वहाँ पढ़ना है कि कब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ये सब। तो जो जो ज़रूरी बातें हैं जो एक लाइन में हो सकती है, मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे आपको बताने की, कि वक्त याद रखिए कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं शो करते हैं। तो चलिए अब करते हैं काम। तो मान लीजिए कि CH3COH कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक HCl, CH3COONA और NaCl। तो देखिए कैसे निकालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालेंगे किससे, कंपेयर करके, किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, जिसमें HCl लिया गया, CH3CONA लिया गया और NaCl लिया गया। तो यहाँ देखिए CH3COH का निकालना है हमें, तो ये जब ब्रेक करेगा तो इस तरह से ब्रेक करेगा। NaCl लिया है हमने, इसको ब्रेक कर दिया, CH3CONA इसको ब्रेक किया और HCl को ब्रेक किया। अब हम लोग को करना क्या है, तो देखिए समझिए इसको, यहाँ पे ये जो आपने लिखा है यहाँ पे ये लिख दिया। उसके बाद देखिए CH3CONA प्लस H प्लस Cl माइनस, और इसमें से क्या कीजिए, हमको किसको हटा लेना है, Na प्लस और Cl माइनस अगर हट जाए, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, ये Cl हट जाए और Na हट जाए, तो फिर ये क्या बचेगा, CH3COO माइनस और H प्लस, जो कि है किसका, CH3COH का, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो मैथमेटिक्स की तरह करना है कि जिसको रखना है उसको प्लस में रखा और जिसको हटाना है उसको माइनस कर दिया यहाँ। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो लेमडा Na प्लस माइनस लेमडा Cl माइनस हो जाएगा, तो माइनस Cl माइनस कट जाएगा और ये प्लस प्लस लेमडा Na प्लस माइनस इससे कट जाएगा। तो मैंने काट के दिखाया नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए समझा दिया। तो बच गया क्या हमारे पास, सिर्फ मात्र इतना। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया कि लेमडा CH3COH। आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे दिखाया गया आपको कि HCl में से हमने इसको माइनस कर दिया, तो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे ब्रेक करके दिखाया गया है ना। तो बस ये हट गया, तो बचा आपका क्या, जब सॉल्व आप कर लेंगे तो वैल्यू आपका इसी का आएगा।
ऊपर इस चीज़ को करके दिखा दिया है मैंने आपको समझाने के लिए कि क्यों इस तरीके से ये करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। जब आप ये कर रहे हैं यहाँ पे तब ये बच के क्या आ रहा है, सिर्फ CH3CO और H+ आ रहा है ना, तो इसलिए आपका इससे बन जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ कोहलार्स लॉ ये है आपका कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए लास्ट सेक्शन पे चलते हैं जो है इलेक्ट्रोलिसिस यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सबसे मतलब इजी है पढ़ना यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे पहले लॉ को पढ़ने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी बातें वो आपको याद कर लेनी है। देखिए जैसे मान लीजिए पहले फर्स्ट लॉ बाद में पढ़ेंगे, 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलाम होता है, ये ध्यान में रखिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 1 फैराडे बराबर इतना कूलाम, ठीक है। तो देखिए आपने देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन जैसे Cu2+ 2- इलेक्ट्रॉन लिया तो Cu बना, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, इस रिएक्शन में जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 फराडे। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का नीड पड़ा तो 2 फराडे। तो फराडे लिखा आपने तो इसको कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे, 2 × 96500, तो आपका इतना कूलाम, मतलब इतना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इफ n इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन द passage of n Faradays, that is n into 96500 coulomb of electricity will liberate 1 mole of the substance, यानी कि 1 मोल सब्सटेंस लिबरेट करने के लिए इतना इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता है। जैसे देखिए MnO4- Mn2+ बना, ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का नीड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो यूज़ है उसको कीजिए। देखिए यहाँ कैसे बनाया मैंने, यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए कैसे बनाया गया है। सो देखिए MnO4- है ना, तो ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि Mn पे कितना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मान लिया कि Mn लिखा आपने, देखिए MnO4- इसको X मान लो, तो X + 4 × -2, ऑक्सीजन का फिक्स है -2 होगा, ओवरऑल -1 चार्ज है, -1 कर दिया, तो x बराबर हो गया कितना, -1, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 4 दूनी 8, और इधर चला आया तो आपका +8, तो ये कितना हो गया +7, ठीक है। तो +7, तो इस तरीके से Mn +7 हुआ। तो +7 है Mn का, तो इसको Mn2+ में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका क्या हुआ, इस पर 7 पॉजिटिव चार्ज है, तो 5 निगेटिव चार्ज दे दिया इसका, तो 5 पॉजिटिव 5 निगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, बचा कितना 2 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है आपके। तो बस हो गया, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का नीड हुआ है, तो 5 फराडे, तो 5 × दिस इतना कूलाम, समझ गए। तो ये हो गया एक जनरल कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझना जरूरी था। अब आइए आते हैं फर्स्ट लॉ पे। अब देखिए फ्राडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। दो ही बात होता है, एक जगह डिपॉजिट होता है, एक जगह लिबरेट होता है, ठीक है। तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जैसे कॉपर जिंक आपने लिया था, तो जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देखिए W प्रोपोर्शनल टू IT, ठीक है। तो IT यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोसिटी है। Z जो है, तो देखिए यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे ही आप हटाते हैं तो Z इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो Z यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को भी डिफाइन करने आता है कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए ये सारा पढ़ लिया आपने, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना होगा, तो फ्राडेज फर्स्ट लॉ देगा, इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना होगा, तो कोहलार्स लॉ लिख देगा, और उसके बाद कहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ कोहलार्स लॉ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया वो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए,
तो मान लिया कि व्हेन आई इक्वल टू 1 एम्पियर, टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो बस डिफाइन कर दीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल को कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करते हैं तब जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिट होता है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये तरीका है डेफिनेशन करने का। जैसे ही आपने यहाँ देखा ये सारा, तो इसमें इन सबको यूनिट कर दो तो ये बराबर इसके हो जाएगा। और डिफाइन कर देते हैं कि जब 1 एम्पियर करंट प्रवाहित किया जाए 1 सेकेंड के लिए, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये सारी बातें तो मैंने आपको बता ही दी हैं अभी। अब आइए फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं। और हाँ, आप अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं बच्चों वीडियो देखते देखते, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो अलग से एक क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चंस आपको करवा दूँ, तो आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप उसे देखना पसंद करेंगे, आपके लिए यूज़फुल है, तो मैं वो करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए फैराडेज सेकंड लॉ है, इट स्टेट्स दैट व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ले लिया जाता है और उससे सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, क्या कहा कि जब आप सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, इट्स देयर इक्विवेलेंट वेट के प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये तो आपने समझ लिया कि जब करंट पास किया जाता है तो आपका सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होता है। तो डिपॉजिटेड या लिबरेटेड जो होता है, तो सेकंड लॉ में, फर्स्ट लॉ ये हो गया, सेकंड लॉ में क्या कह दिया कि वो जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, देयर इक्विवेलेंट वेट। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू E। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए कि पहला है तो W1 E1 ले लिया, दूसरा है तो W2 E2 ले लिया, तो उसको जब मर्ज किया तो W1/W2 इक्वल्स टू E1/E2। तो यही है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये नहीं है कि मैंने आपको मतलब पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी में जो है उतना बता दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि जो हमारा टर्म 2 का सिलेबस है वो हमने कवर किया है। हमारा पर्पस क्या है, अभी टर्म 2 एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट करना, अच्छा से अच्छा रिजल्ट करना, तो वो कर लिया हमने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ऐसे वीडियोज़ और आपको प्रोवाइड किए जाए तो मतलब करना अच्छा लगता है बच्चों। तो चलिए, आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।